हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। एक लड़की आराम से अपने हाथों में आइसक्रीम लिए जा रही होती है। वो सामने खड़े दो लोगों से टकरा जाती है और उसकी सारी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। उस लड़की को ऐसा लगता है जैसे गलती उसकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दोनों लड़के जानबूझकर उस लड़की से टकराए थे। उस लड़की का सारा ध्यान अपनी आइसक्रीम में था, इसलिए वो उन दोनों से सॉरी बोलती है और अपने आंखों में मोटे मोटे आंसुओं से भरी नजरों से नीचे गिरी आइसक्रीम को देखने लगती है। वहीं वो दोनों लड़के मुस्कुराकर उस लड़की को देख रहे होते हैं। उस लड़की को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है। वो अपना सर उठाकर उन दोनों लड़कों को देखती है। वो उन दोनों लड़कों को हल्का गुस्से में देखते हुए बोलती है, क्या है जो आप दोनों हमें टुकुर टुकुर घूर रहे हैं? वही उन दोनों लड़के में से एक लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे तुम एक आइसक्रीम के लिए उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए पूरा आइसक्रीम पार्लर खुलवा देता हूँ, चलो। वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। तभी उसके साथ वाला लड़का धीरे से उस लड़के के कान में बोलता है, तेरी ये जो जुबान फिसलती है, इसे जरा संभल कर रखा कर, हमेशा गलत टाइम में खुलती है। उसे अभी कुछ पता नहीं है और तूने बोल दिया। वो लड़की उस लड़के की हरकत में गुस्से में तिलमिला जाती है। वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको जरा सी शर्म नहीं आती किसी लड़की से ऐसी बात करते हुए? आपको किसी ने यह नहीं सिखाया लड़कियों से कैसे बात करते हैं? आपकी बहन नहीं है क्या जो आप किसी दूसरी लड़की से ऐसी बात कर रहे हैं? वो लड़की गुस्से में बस उन दोनों लड़कों को सुनाए जा रही होती है। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, बहन है ना, हम अपनी बहन को ही लेने आए हैं। वो लड़की जल्दी से बोलती है, तो जाकर अपनी बहन के पास जाए ना, मेरा सर क्यों खपा रहे हैं? इतने में पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है जो उस लड़की की ही हम उम्र कर था। वो उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, दुआ अब तुम यहाँ किससे लड़ रही हो? उस लड़के की नजर नीचे गिरी आइसक्रीम में पड़ती है। वो दुआ को घूरते हुए बोलता है, मैं इतनी दूर से तेरे लिए आइसक्रीम ढूंढ कर लाया और तूने इसे गिरा दिया। दुआ दिखने में बला की खूबसूरत। उसने आज एक ब्लैक कलर का कुर्ता और पैंट पहना हुआ था और साइड में दुपट्टा पिन किया हुआ था। उसने कानों में पल इयररिंग्स पहने हुए थे। रंग इतना गोरा, उसका हाथ कोई हल्का टाइट पकड़ ले तो सारी उंगलियां उसके हाथों में छप जाए। समंदर जैसी गहरी नीली आंखें, हाथों में सिल्वर वॉच, दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं। 18 साल की ये लड़की दिखने में जितनी खूबसूरत और शांत थी, गुस्से में उतनी ही तेज। इसको या इसके बेस्ट फ्रेंड को कोई जरा सा कुछ बोल दे तो उसकी क्लास लगाने से पहले एक बार भी न सोचे। दुआ जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, तभी उस लड़के की नजर सामने खड़े उन दो लोगों पर पड़ती है। उनको देखकर उस लड़के को शॉक लग जाता है। वो शॉकन रिएक्शन देते हुए बोलता है, भाई आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? दुआ को तो शौक ही लग जाता है। वो उस लड़के को देखते हुए पूछती है, हाशिम क्या ये दोनों तुम्हारे भाई हैं? हाशिम बोलता है, हाँ ये मेरे भाई है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाशिम दुआ से सवाल करते हुए पूछता है। दुआ बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम अपने भाइयों को ना थोड़ा संभल कर रखो। इतना कहकर दुआ वहां से चली जाती है। हाशिम अपने दोनों भाइयों को शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछता है, आप लोगों ने क्या कह दिया उसे? वो दोनों साथ में बोलते हैं, क्या हमने हमने कुछ भी नहीं कहा उसे, बस इतना ही कहा था कि हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम पार्लर खुलवा देते हैं। वो इतने में गुस्सा हो गई। हाशिम अपने सर पर हाथ रख लेता है। वो खुद से ही बोलता है, या खुदा इन दोनों ने क्या बोल दिया उसे? फिर वो दोनों को देखते हुए पूछता है, फिर तो अच्छे से सुनाया होगा उसने आप लोगों को? वो दोनों मुंह लटकाते हुए बोलते हैं, हाँ सुनाया तो है, पूरा एक पेज का लेक्चर दिया है। इतना तो हमें स्कूल और न ही कॉलेज में मिला जितना उसने दिया, हमें पता नहीं था वो इतना ज्यादा सुनाएगी। हाशिम बोलता है, अभी वो नहीं जानती आप लोग कौन है, क्या जरूरत थी आप लोगों को उससे ऐसा बोलने की? फिर हाशिम बोलता है, आप लोगों से तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले जाकर उसका मूड ठीक करूं। उसकी आइसक्रीम भी गिर गई, अब जाकर फिर दूसरी आइसक्रीम लानी होगी। इतना कहकर हाशिम वहां से चला जाता है। हाशिम खान 18 साल का लड़का, लेकिन दिखने में किसी हीरो से कम नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल में ये बिल्कुल हैंडसम एंड डैशिंग लग रहा था। जेल से सेट बाल, हाथों में ब्लैक वॉच, नीली आंखें, लबों में हल्की मुस्कुराहट, जो उसके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। हाशिम के दोनों भाइयों की बात करें तो शाजिम खान 26 साल का शाजिम दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं। उसने बरगंडी कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी उभरी हुई चेस्ट काफी अट्रैक्टिव लग रही थी।
जेल से सेट किए हुए बाल, हाथों में महंगी वॉच, हरी आंखें जो उसके लुक को सबसे अलग बना रही थी। नूर खान दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग था। उसकी व्हाइट शर्ट से उसकी उभरती हुई चेस्ट साफ साफ दिख रही थी। उसकी शर्ट इतनी टाइट थी कि वो जरा सा अपनी बॉडी को जोड़ दे तो अभी फट जाए। दिखने में अपने भाई की तरह किसी मॉडल से कम नहीं, उम्र 24 साल, इनकी आंखें भी ग्रीन हैं। लड़कियां तो इन तीनों को देखकर तो समझो सब कुछ भूल ही गई थी। जिनके बॉयफ्रेंड थे वो इन तीनों से बहुत ज्यादा जल रहे थे। दुआ वहीं साइड में पड़ी एक चेयर में बैठी होती है। वो उदास होकर सामने चल रहे फंक्शन को देख रही होती है। तभी उसकी आंखों के सामने कोई दो आइसक्रीम कर देता है। आइसक्रीम को देखकर दुआ का उदास चेहरा खिल उठता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, मेरे लिए आइसक्रीम? तुझे पता है मुझे कितनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम खाने की, इतना मन कर रहा था। लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन क्या? हाशिम दुआ को देखते हुए पूछता है। दुआ आइसक्रीम को देखते हुए बोलती है, नहीं कुछ नहीं। वो जल्दी से आइसक्रीम ले लेती है और खाने लगती है। दुआ की खुली जुल्फें बार बार उसके गालों को चूम रही थी, जो उसे आइसक्रीम खाने में डिस्टर्ब कर रही थी। वो बार बार अपने जुल्फों को पीछे कर रही थी, लेकिन वो बार बार आगे आ रही थी। हाशिम उसकी जुल्फों को पकड़कर पीछे बांध देता है। वो दुआ को देखते हुए बोलता है, जब तुझे पता है तेरी जुल्फें तुझे इतना परेशान करती है खाने में, तो तू इन्हें बांध कर रखा करना, क्यों खुला रखती है? दुआ अपने बालों को खोलते हुए चिढ़ते हुए बोलती है, हाशिम तूने मेरे बाल क्यों बांधे? तुम क्या समझोगे मुझे अपने बालों से कितना प्यार है? कितने प्यारे लगते हैं जब ये खुलते हैं और यह ऐसे गालों को चूमते हैं। तुम्हें पता भी है ये लहराते हुए कितने प्यारे लगते हैं। दुआ अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोलती है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सुकून से अपनी आइसक्रीम खाने दो और फंक्शन एंजॉय करने दो। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो जाता है। दुआ वहां से उठकर बाहर जाकर के खड़ी हो जाती है। वो वहां किसी का इंतजार कर रही होती है। हाशिम अपनी बाइक से वहां से जा रहा होता है। उसकी नजर वहां खड़ी दुआ पर पड़ती है। वो उसके पास बाइक रोकते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? किसका इंतजार कर रही हो? अभी तक गई नहीं तुम? हाशिम एक साथ सारे सवाल दुआ के ऊपर रख देता है। मैं पापा को वेट कर रही हूँ, अभी तक पापा आए नहीं हैं। मैं कब से जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पापा आए नहीं। दुआ बहुत ही मासूमियत से बोलती है। हाशिम दुआ को घूरते हुए बोलता है, तेरे पास दिमाग है ना? कहीं गिर विर तो नहीं गया है? हाशिम की ऐसी बात सुनकर दुआ उसे गुस्से में घूरते कहती है। हाशिम उसे खुद को ऐसा घूरता हुआ देखकर बोलता है, मुझे ऐसे घूरना बंद कर। तेरे पास दिमाग है तो उसे यूज कर। तू उनसे कॉल करके पूछना कहाँ है। दुआ अपने सर पर हल्की तपली मारते हुए बोलती है, मुझे तो ये याद ही नहीं था। मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। दुआ जल्दी से अपने फोन से कॉल लगाने लगती है। एक दो बील जाने के बाद तुरंत कॉल उठा लिया जाता है। कॉल उठने पर दुआ तुरंत बोलना स्टार्ट कर देती है, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आप अभी तक आए क्यों नहीं? दूसरी तरफ से दुआ के पापा की आवाज आती है, बेटा घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, इस वजह से मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ आ जाओ। दुआ अपने पापा की बात सुनकर बोलती है, उसके साथ? दुआ के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा उसी के साथ आ जाओ। दुआ ठीक है बोलती है और कॉल कट कर देती है। दुआ अपने सामने खड़े हाशिम को देखते हुए बोलती है, पापा ने तेरे साथ आने के लिए बोला है। मैं तेरे साथ चलूंगी, तू मुझे घर ड्रॉप करेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाशिम दुआ को अजीब से एक्सप्रेशन से देखते हुए बोलता है, अब चलने के लिए भी तेरी एक शर्त है? दुआ अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोलती है, हाँ मेरी शर्त है। तू मुझे छोड़ने तो जाएगा, लेकिन मेरे घर से मेरी गली से तू मुझे 9 कदम की दूरी पर छोड़ेगा। अगर से तूने ऐसा नहीं कर तो मुझे तेरे सामने नहीं जाना। दुआ हाशिम को अपनी आंखें छोटी करके धमकी देते हुए बोलती है। हाशिम आराम से बाइक में बैठते हुए बोलता है, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ दूंगा ना। दुआ हाशिम को उंगली दिखाकर बोलती है, नहीं तू मुझे मेरी गली के 9 कदम की दूरी पर छोड़ोगे और मेरे घर के आसपास तो नजर भी नहीं आओगे, वरना। उसके लहजे में वार्निंग थी। हाशिम दुआ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मेरी माँ ठीक है, अब चल तू यहाँ से। अब सारी रात यहीं पर है, भूतों के साथ जगराता करने का इरादा है क्या? दुआ गुस्से में बोलती है, पहली बात मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं तुझे जगराता करती हुई दिखती हूँ। दुआ बोलते हुए हाशिम की बाइक पर बैठ जाती है। हाशिम बाइक स्टार्ट कर देता है। दुआ के फोन में किसी का कॉल आता है। फोन में फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखकर दुआ के फेस में बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, जो हाशिम अपने बाइक में लगे साइड मिरर से देख रहा होता है। वो खुद से ही बोलता है, किसका फोन आ गया जो इसके फेस में इतनी बड़ी स्माइल आ गई? दुआ कॉल उठाकर बोलती है, हेलो जान, कैसे याद किया मुझे?
दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता जिसे सुनकर अरे नहीं यार अभी घर जा रही हूँ। फिर दुआ बोलती है क्या तूने पढ़ लिया? मैं भी घर जाके पढ़ूंगी। गिर थोड़ा सेड होते हुए बोलती है नहीं यार पापा नहीं आए मुझे लेने, घर में कोई मेहमान आ गए हैं। हाशिम खुद में ही बोलता है जान ये कौन है? हाशमी एकदम से बाइक रोक देता है। दुआ उसको देखते हुए बोलती है अब तुझे क्या हो गया, तूने बाइक क्यों रोक दी? हाशिम हल्के गुस्से में बोलता है किससे बात कर रही हो? दुआ भी उसी टोन में बोलती है मैं किसी से भी बात करूं तुझसे मतलब, तू ये जलकुकड़ा क्यों बन रहा है? हाशिम गुस्से में बोलता है देख तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मैंने पूछा तू किससे बात कर रही है, बता चुपचाप से। दुआ हाशिम के इतना जोर से चिल्लाने से डर जाती है। आज पहली बार था जब हाशिम ने उसके ऊपर चिल्लाया था। अब दुआ को भी गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में बोलती है मैं तुझे अपना फोन नहीं दूंगी। हाशिम जबरदस्ती दुआ के हाथ से उसका फोन छीन लेता है और अपने काम में लगा लेता है। फोन के दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आ रही होती है जो बोल रही होती है यार तू किससे लड़ाई कर रही है? हाशिम दुआ का फोन उसे दे देता है और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकलता है। दुआ गुस्से में हाशिम को घूरने लगती है। हाशिम बिना दुआ को देखे बोलता है मुझे घूरना बंद कर, फोन में बात कर अपने, वो डिस्पीरेट हो रही है जानने को तू किससे लड़ रही है। दुआ फोन में बात करते हुए बोलती है मैं तुझे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। इतना बोलकर दुआ फोन रख देती है। वो लड़की फोन रखकर अपने सामने लगी एक फोटो को देखते हुए बोलती है आज का दिन बहुत बड़ा है। आज के दिन किसी की जिंदगी बदलने वाली है पूरी तरह से। आज बहुत कुछ बदलने वाला है। उस लड़की की आंखों में नींद छाई हुई थी। हाशिम बाइक रोकता है। दुआ बाइक से उतरकर हाशिम को देखते हुए बोलती है अब मैं जा रही हूँ, तू यहाँ से चुपचाप निकलना और यहाँ पर नजर मत आना, समझा? हाशिम बोलता है यार तू इतना डरती क्यों है? दुआ गुस्से में बिना हाशिम से कुछ कहे सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। दुआ अपने घर के अंदर जाती है तो उससे बहुत सारे लोगों की आवाज आती है। दुआ अंदर जाकर देखती है उसके घर के अंदर बहुत सारे हैं लोग बैठे हुए थे। वो उन सबको देखकर खुद के मन में सोचते हुए बोलती है यह इतने सारे लोग क्यों आए हैं? कहीं मेरा रिश्ता विश्ता तो मांगने नहीं आए हैं? वो खुद में खोई हुई बोलती है अभी तो मैंने एग्जाम दिए हैं, इतनी जल्दी मैं थोड़ी ना शादी कर लूंगी। अभी तो मेरे बहुत सारे सपने हैं। इतने सारे लोग हैं ये तो। दुआ को इतने सारे लोगों को देखकर हल्की घबराहट भी हो रही थी। तभी उसकी नजर वहां खड़े दो लोगों पर पड़ती है। दुआ उन्हें देखते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है इनके घर तो बिल्कुल भी शादी करके नहीं जाऊंगी। दुआ के घर की बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से निकलकर बाहर आती है। दुआ जाकर डोर ओपन करती है। उसे अपने सामने हाशिम खड़ा दिखता है। दुआ हाशिम को देखते हुए धीमी आवाज में बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर भी तुम। दुआ की बात बीच में ही रुक गई थी क्योंकि हाशिम दुआ की बिना बात सुने सीधा घर के अंदर ही आ गया था। हाशिम दुआ को देखते हुए बोलता है मैं तेरे यहाँ मेहमान हूँ, जाकर मेरी मेहमान नवाजी कर। इतना बोल हाशिम दुआ को इग्नोर कर सीधा अंदर चला जाता है। दुआ खुद से ही बोलती है इसने मुझे इग्नोर करा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो भी हाशिम के पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वहां बैठे सब लोग की नजर जब दुआ पर पड़ती है तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं। दुआ भी अच्छे बच्चों की तरह उनके पास जाकर बैठ जाती है। अब वो अपना खुराफाती दिमाग तो उन लोगों के सामने नहीं चला सकती थी। वहां बैठी एक औरत दुआ से बोलती है बेटा हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप हमारी बात बहुत गौर से सुनिएगा, आखिरी फैसला आपका ही होगा। वो औरत दुआ से बोलती है बेटा हम आपको लेने आए हैं। दुआ बड़ी ही मासूमियत से उन्हें देखते हुए बोलती है आप हमें लेने आए हैं लेकिन हम आपके साथ क्यों जाएंगे, हमारा घर तो यह है ना। वो औरत बोलती है नहीं बेटा ये घर आपका नहीं है, हम आपके पेरेंट्स हैं, मैं आपकी मामा हूँ। दुआ गुस्से में बोलती है नहीं आप मुझसे झूठ बोल रही हो, आप मेरी मामा नहीं हो। यह मेरी मामा है, यह मेरे बाबा है, मेरे भाई है। आप झूठ बोल रही हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है। वो औरत बोलती है नहीं बेटा हम आपकी मामा हैं, हमने आपको जन्म दिया है। दुआ को उस औरत की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो अपनी मामा की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है मामा ये झूठ बोल रही है ना, ये मेरी मामा नहीं है, आप मेरी मामा हो ना। दुआ की मामा की आंखें नम थी। वो नाम आंखों से बोलती है बेटा ये सच बोल रही हैं, यही आपकी असली मामा हैं। ये सुनकर तो दुआ को तो सदमा ही लग जाता है। उसे अपनी दुनिया उजड़ती हुई लगती है। वो बचपन से जिन्हें अपना मामा बाबा बोलती थी वो असल में उसके मामा बाबा थे ही नहीं। ये सब सोचकर दुआ बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई थी।
दुआ कुछ सोचकर गुस्से में बोलती है, इतने सालों बाद आपकी ममता जाग गई। जब मैं पैदा हुई तो आपने मुझे किसी मस्जिद की सीढ़ियां में या फिर किसी दरगाह की सीढ़ियां में छोड़ दिया और अब आपकी ममता जाग गई तो अब आप हमें लेने आ गए। वो औरत दुआ को शांत कराते हुए बोलती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही है। दुआ गुस्से में बोलती है, तो कैसा है, आप ही हमें सही समझा दीजिए, हम भी तो जाने आखिर ऐसी क्या बात थी कि एक माँ को अपने बच्ची से इतने सालों तक दूर रहना पड़ा। एक माँ तो अपने बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने देती, और आपने उसे खुद से ही जुदा कर दिया। जब जुदा कर ही दिया था तो वापस क्यों आए हैं लेने। वह औरत बोलती है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक माँ अपने बच्चों पर एक खरोच नहीं बर्दाश्त कर सकती, और हमने आपको खुद से 18 साल तक दूर रखा, हमारी भी मजबूरी थी। जब आप पैदा हुई थी आपने अपनी नीली आंखें पहली बार इस दुनिया में खोली थी। आपके बाबा और हम सब बहुत खुश थे। आप हमारे घर की वाहिद पहली लड़की थी। न ही आपके चाचा की कोई बेटी थी और न ही हमारी कोई बेटी थी। जब आप हमारी जिंदगी में आई तो हम सब बहुत खुश थे। आपके बाबा इतना ज्यादा खुश थे कि उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी और बाकी बची प्रॉपर्टी आपके भाइयों के नाम कर दी थी। पता नहीं कैसे आपके बाबा के दुश्मनों को पता चल गया और उन्होंने आपको मारने के लिए गुंडे भेजे। आपके बाबा और चाचा ने आपको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आपको बचाने में नाकामयाब हो रहे थे। आपके पापा और चाचा को एक घर दिखा जहां पर एक फैमिली रहती थी। उन्होंने उनसे आपको वहां रखने की रिक्वेस्ट करी। वो लोग आपको अपने घर में हिफाजत से रखने के लिए मान गए। वो आपको खुद से दूर करना नहीं चाहते थे, मगर हालात ऐसे थे, उन्हें आपको खुद से जुदा करना पड़ा। अपने जान से भी अजीब चीज को उन्होंने अपनी जान की जान बचाने के लिए जुदा कर दिया। फिर आपके चाचा और बाबा उस घर से दूसरी साइड चले गए, लेकिन उन लोगों की चलाई गोली आपके चाचा को लग गई और उनकी रूह वही आजाद हो गई। आपकी चाची यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी रूह ने भी उनके जिस्म को छोड़ दिया। जहां अभी उस औरत के चेहरे में मुस्कान थी, वो अब आंसुओं में तब्दील हो गई थी। दुआ ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे नहीं पता था उसका इस दुनिया में आना किसी के हंसते खेलते परिवार की तबाही बन जाएगा। उस औरत के आंसुओं को देखकर उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके दिल में एक डर बैठ गया था, अगर वो गई तो उसकी वजह से और जाने जा सकती हैं। दुआ रोते हुए बोलती है, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जब मैं छोटी थी, मेरी वजह से चाचा और चाची की जान चली गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हो। मैं नहीं जाऊंगी, वो रोते हुए बोलती है। वह औरत अपने आंसुओं को पोंछकर दुआ से बोलती है, बेटा आपके बाबा को आपकी जरूरत है। उनका एक्सीडेंट हुआ है और वह चल नहीं सकते। वो व्हीलचेयर पर आ गए हैं। वह आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आपके बाबा को आपकी जरूरत है, क्या आप उनके लिए भी नहीं चलेंगी। वो औरत दुआ को बड़े आस से देख रही थी, शायद अब दुआ मान जाए। दुआ को जब पता चलता है कि उसके बाबा को उसकी जरूरत है, वो चल नहीं सकते, उसको देखना चाहते तो दुआ चलने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। बेटी का दिल तो अपने पिता के लिए तो पिघलता है ना, चाहे किसी के लिए पिघले या ना पिघले, लेकिन अपने पिता के लिए जरूर पिघलता है। बाप बेटी का रिश्ता आखिर ऐसा होता ही है। बेटी को जरा सी चोट लगी तो पिता को बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ तो दुआ के बाबा ने उसे खुद से 18 साल तक दूर रखा। उनके दिल में क्या बीत रही होगी। दुआ बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी एक लड़का दुआ के पास आते हुए बोलता है, तुम रो मत, शांत हो जाओ। तुम्हारी आंखों से निकलते ये अश्क मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुमसे इस 18 साल की जुदाई का, तुम्हारी इन आंखों से निकलते हर एक अश्क का बदला लेगा तुम्हारा ये सादी भाई। ये लड़का दुआ और हाशिम का बड़ा भाई सादी खान था। दुआ और हाशिम दोनों जुड़वा थे। दुआ हाशिम से 1 मिनट छोटी थी। सादी खान दिखने में जितना शांत था, गुस्सा उतना ही तेज। ये कह सकते हैं दुआ का गुस्सा बिल्कुल इनके ही बराबर था। ये भी बोल सकते हैं गुस्सा इन्हें इनकी विरासत में मिला है। सारे भाइयों का गुस्सा एक से बढ़कर एक था, लेकिन उन सबसे बढ़कर दुआ का गुस्सा था। सादी खान 28 साल का ये बंदा दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक था। इसकी लुक, इसकी पर्सनैलिटी, उफ माशाल्लाह। जिम में बनाई हुई बॉडी, 6 पैक एब्स, तने हुए जबड़े, बिल्कुल परफेक्ट जॉ लाइन, जेल से सेट किए बाल, ग्रे कलर के बिल्कुल फिटेड सूट में वो कयामत ढा रहा था। दुआ की मामा अदीला खान, उम्र 52 साल, उन्होंने रॉयल ब्लू कॉलर का सूट पहना हुआ है। उसमें गले में सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी की गई थी, ऊपर से मखमली शॉल डाली हुई थी जिसमें जरी का बिल्कुल महीन काम किया हुआ था। नेक में पर्ल नेकलेस पहना हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल यंग लग रही थी। उनको देखकर कोई ये नहीं बोल सकता था उनकी इतनी उम्र है। दुआ अपने घर वालों से मिलकर अपने नए परिवार के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाते हैं।
दुआ कार में हाशिम, शाजिम और सादी के साथ बैठ जाती है और दुआ की मामा नोज के साथ दूसरी कार में बैठ जाती है। उनकी गाड़ियां कानपुर के रास्ते में रफ्तार से चलने लगती है। दुआ किसी से कुछ भी बात नहीं करती, वो अपने कानों में ईयरबड्स लगाकर चुपचाप बाहर देखते हुए गाने सुनने लगती है। दुआ को सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद थे। वो खुशी हो चाहे गम सैड सॉन्ग्स ही सुनती थी। वो गाने उनकी लिरिक्स सीधा दिल में जाके लगते थे। हाशिम तेज से बोलता है, सादी भाई कार रोकिए। सादी एकदम से ब्रेक लगा देता है और हाशिम की तरफ देखने लगता है। हाशिम फौरन कार से बाहर निकलकर वहां एक दुकान में चला जाता है। करीब 5 मिनट बाद हाशिम उस दुकान से बाहर निकलता है। उसके हाथ में कुछ चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स थी। हाशिम वो सब लेकर दुआ को दे देता है। दुआ गुस्से में हाशिम को देखती है, फिर उसे इग्नोर कर दोबारा सॉन्ग सुनने लगती है। हाशिम दुआ को देखते हुए बोलता है, देख मुझे अच्छे से पता है, तुझे टेंशन में भूख लगती है और अभी तू टेंशन में है। तू अपना गुस्सा बाद में मेरे ऊपर उतार लेना, अपना गुस्सा प्लीज खाने में मत उतार, खा ले। दुआ कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप कार के बाहर देख रही थी। सादी कार रोकर दुआ को देखते हुए बोलता है, बच्चा प्लीज खा लो, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। दुआ बिना किसी को देखे उखड़े हुए अंदाज में बोलती है, मुझे भूख नहीं है। थोड़ी देर में वो लोग कानपुर एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं। खान ब्रदर्स, दुआ और अदीला खान सब दिल्ली फ्लाइट की बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं। दुआ ने अपने हाथ में एक एल्बम ली हुई थी, जिसे उसने बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ा होता है। जैसे उसने अपनी पकड़ जरा भी ढीली करी तो कहीं वो उससे गुम न हो जाए। दुआ आज की पूरी घटना की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी। वो बैठे बैठे ही सो जाती है। दुआ का सर एक साइड में गिर रहा था। सादी जल्दी से उठकर दुआ को अच्छे से अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसे अच्छे से बेड में लिटा देता है। 2 घंटे बाद उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड करती है। दुआ भी अपने भाइयों और अपनी मामा के साथ फ्लाइट से बाहर निकलती है। दुआ ने अपने फेस में ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। उसने अभी भी वही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। दुआ अपने भाइयों के पीछे पीछे जा रही होती है। वह हाशमी के साथ चल रही थी, लेकिन हाशिम उससे थोड़ा आगे निकल गया था। तभी वह किसी से टकरा जाती है और दुआ की एल्बम सीधा नीचे जमीन में गिर जाती है। दुआ उस लड़की को सॉरी बोलकर अपनी एल्बम उठाने लगती है। वह लड़का भी नीचे झुककर दुआ की हेल्प करने लगता है। दुआ की समंदर जैसी नीली गहरी आंखें उस लड़के की सुनहरी आंखों से जा मिलती है। सुनहरी आंखें कुछ पल के लिए समुद्र जैसी नीली गहरी आंखों में डूब जाती हैं। सुनहरी आंखों वाले लड़के ने व्हाइट कलर की हड्डी ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, सर में ब्लैक कलर का कैप और चेहरे में ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था, जिससे उसका चेहरा देखना नामुमकिन था। बस उसकी सुनहरी आंखें ही नजर आ रही थी। आंखें ऐसी थी जो एक बार देखे तो उसमें डूबता ही चला जाए। ऐसा ही कुछ हाल दुआ का भी था। हाशिम दुआ को अपने साथ न पाकर इधर उधर देखने लगता है। वो दुआ के पास जाते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। हाशिम की आवाज सुनकर दुआ अपने सेंस में वापस आती है। वो बिना उस लड़के को देखे सीधा हाशिम के साथ चली जाती है। दुआ जा तो हाशिम के साथ रही थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में वो सुनहरी आंखें बस चुकी थी। वो खुद से ही बोलती है, उफ, उस बंदे की सुनहरी आंखें थी। मैंने पढ़ा तो था कि सुनहरी आंखें होती है, आज तो रियल में देख भी लिया। उफ, कितनी प्यारी लग रही थी। फिर थोड़ा सेड होते हुए बोलती है, उसे मास्क लगाकर रखने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा उसकी खूबसूरती में नजर लगा देती? मास्क न लगाते तो कम से कम मैं उस सुनहरी आंखें वाले लड़के का चेहरा तो देख लेती। यही बातें सोचते हुए वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आती है। वो लड़का उस साइड देख रहा था जहां से दुआ गई थी। वो उस साइड देखते हुए बोलता है, ये इश्क सुहाना, ये दिल दीवाना, इस हसीन मौसम में मुलाकात हुई एक हसीना से। ये नशीली आंखें दे गई हमें एहसास अपना, इन एहसासों में होके रह जाए कैद। हसीन मौसम में मुलाकात हुई एक हसीना से, बोलते हुए वो लड़का भी एयरपोर्ट से बाहर निकल आता है। दुआ अपने भाइयों के साथ ब्लैक कलर की क्लास एन में बैठ जाती है। वो देखने में बहुत बड़ी थी। उसमें आराम से 10 से 15 लोग आ सकते थे। उसमें सारी जरूरत की चीज मौजूद थी। दुआ अपने भाइयों और अपनी मामा के साथ उस ब्लैक कलर की क्लासेन में बैठ जाती है। वो ब्लैक कलर की लग्जरियस क्लासेन तेज रफ्तार में एयरपोर्ट से निकल जाती है। वही उस कार के पीछे कुछ और कार खड़ी थी। वो सुनहरी आंखों वाला लड़का वहां खड़ी ब्लैक कलर की लवॉयच नवा बगटी का न्यू एडिशन में आकर बैठ जाता है। ये कार ऐसी थी जिसे खरीदना हर किसी के बस में नहीं था। ये इंडिया में कुछ ही लोगों के पास था, लोग भी ऐसे जिनकी कंपनी वर्ल्ड की टॉप 5 में आती थी। इससे ही पता लगाया जा सकता था वो कितनी बड़ी शख्सियत होगा। उस कार के आगे पीछे बहुत सारे गार्ड्स की कार खड़ी थी, जो तेज रफ्तार में वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो ब्लैक कलर की क्लासेन शहर से दूर एक वीरान शांत जगह में आकर रुकती है।
वहां एक बहुत बड़ा मेंशन बना हुआ था। उस मेंशन के बाहर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में खान मेंशन लिखा हुआ था। उसे मेंशन में एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। उस ब्लैक कलर की क्लांसेन को देखकर गार्ड जल्दी से गेट खोल देते हैं। वो ब्लैक क्लांसेन अंदर की तरफ चली जाती है। गेट से ही वह मेंशन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहीं गेट से ही सड़क बनी हुई थी, जिसमें पैदल करीब 1 किलोमीटर चलो तो जाकर वो मेंशन आता। उस सड़क के बीचों बीच एक फाउंटेन लगा हुआ था, जिसमें परियों की मूर्ति बनी हुई थी, और वहीं उस फाउंटेन के आसपास भी खूब सारी परियों की मूर्ति बनी हुई थी। और वही बड़ा सा गार्डन बना हुआ था, जहां पर रोजेस की सारी वेराइटीज, मतलब डिफरेंट टाइप्स के रोजेस थे। खान ब्रदर्स को ये तो पता था कि उनकी बहन को रोज पसंद है, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं मालूम चल पाया था कि उनकी बहन को किस कलर का रोज पसंद है। इसीलिए उन्होंने अपने गार्डन में सारे कलर के रोज लगवा दिए थे। जो रोज इंडिया में नहीं मिलते, तो वह भी रोजेस उन्होंने बाहर से मंगवा कर अपने गार्डन में लगवा लिए थे। वो पूरा गार्डन रोजेस से भरा हुआ था। ये भी हो सकते हैं उन रोजेस ने पूरे गार्डन में कब्जा किया हुआ था। उनकी ब्लैक क्लांसे मेंशन के बाहर खड़ी होती है। सब लोग उससे ब्लैक क्लांसे से निकाल कर बाहर आते हैं। वह मेंशन देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। उसे आज दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज उनकी लाडली प्यारी बेटी दुआ जो आने वाली थी, तो खान मेंशन को तो दुल्हन की तरह सजना ही था। उस पूरे मेंशन को व्हाइट कलर के संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। वो मेंशन बाहर से जितना खूबसूरत था, उतना अंदर से भी। उसका इंटीरियर डिजाइन उसके खुद बड़े भाई आहिल खान ने किया था। अभी आप लोग आहिल खान से नहीं मिले, बहुत जल्द आप लोगों की मुलाकात आहिल खान से भी होगी। खान खानदान का सबसे बड़ा शहजादा। सब लोग दुआ को अंदर लेकर जाते हैं। वही सोफे पर एक बूढ़ा जोड़ा बैठा हुआ था, और वही व्हीलचेयर में एक आदमी बैठे हुए थे। दुआ उस आदमी को देखकर समझ जाती है कि यह उसके बाबा है, और उन कपल्स को देखकर वो समझ जाती है या तो ये दादू दादी होंगे या फिर नानू नानी। दुआ उन सब से मिलती है। अदिला खान यानी दुआ की मामा दुआ को इसके बाबा और दादू दादी से मिलवाती है। साथ ही दुआ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए बोलता है, आप लोग बाद में मिलेगा, अभी हमारी बहन थक गई है, उसे रेस्ट करने दे आप सब। इतना बोलकर सादी दुआ को दुआ के रूम के बाहर छोड़ देता है। सादी दुआ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए बोलता है, आप लोग बाद में मिलेगा, अभी हमारी बहन थक गई है, उसे रेस्ट करने दे आप सब। इतना बोलकर सादी दुआ को दुआ के रूम के बाहर छोड़ देता है। दुआ सीधे अपने रूम के अंदर चली जाती है। वो अपना रूम भी ढंग से नहीं देखती और रूम की लाइट बंद कर बेड में लेट जाती है। उसके साथ आज जो कुछ भी, वो उन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पहले उसकी अपनी फैमिली से जुदाई, जिस परिवार को बचपन से अपना मानती थी, वो परिवार उसका था ही नहीं। उसके पैदा होते ही उसके चाचा चाची की रूह उनके जिस्म से आजाद हो गई। उसे इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट था। उसकी वजह से उसके भाई यतीम हो गए। ये सब सोचते हुए दुआ की नीली आंखों से अश्क आंसू निकल रहे थे, जो पानी की तरह बहते ही जा रहे थे। सब सोचते हुए दुआ खुद में सुकरी पता नहीं कब नींद के आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। वो इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि उसे ये भी होश नहीं था कि कोई दो जोड़ी सुनहरी आंखें उसे कब से देख रही है। वो सुनहरी आंखों वाली परछाई अंदर आती है और दुआ को अच्छे से बेड में लेट आती है, और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर खुद उसके बगल में बैठकर उसे निहारने लगती है। आंखें बंद होने के बाद भी दुआ की नीली आंखों से अभी अश्क बह रहे थे। वो परछाई दुआ के अश्कों को साफ करते हुए बोलती है, तुम्हारे हर एक अश्क का बदला लेने आया हूं मैं। तुम्हारे इन कीमती आंखों से निकले हुए इन कीमती अश्कों को बदला लूंगा उनसे। तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया, उनसे तुम्हारे हर एक जख्म, दर्द, हर चीज का मैं उन लोगों से बदला लूंगा। वो परछाई दुआ के खूबसूरत चेहरे को निहार रही थी। कमरे में इतना अंधेरा था कि दुआ का चेहरा भी देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वहीं टेबल में केवल एक डिम लैम्प जल रहा था, जिससे मुश्किल से ही दुआ का चेहरा दिख रहा था। वहीं खिड़की से पर्दों से छिनते हुए चांद की रोशनी आ रही थी, जो सीधा दुआ के खूबसूरत चेहरे में पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वह परछाई चांद को देखती है, फिर दुआ को देखती है, फिर चांद को देखते हुए बोलती है, एक वो चांद है जो इतना दूर है जिसे चाह कर भी कोई अपने पास नहीं रख सकता। फिर दुआ को देखते हुए बोलती है, और एक ये चांद है जो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर है, बस कुछ वक्त की दूरी है ये, फिर मैं इस चांद को अपने आगोश में रख लूंगा, जिसे चाह कर भी कोई देख नहीं पाएगा। बोलते हुए उसकी सुनहरी आंखों में एक अलग ही जुनून था। वो सुनहरी आंखों वाली परछाई अपने लब होंठ दुआ की पेशानी माथा में रख देता है और शिद्दत से उसे चूमने लगता है। वो परछाई दुआ को शिद्दत से निहारते हुए बोलती है, इश्क की दास्तान अधूरी होती है, अपनी इश्क की दास्तान पूरी एक करने में खुदाया हूँ। तुम मेरे मुकद्दर में हो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, यहाँ तक मैं खुद भी नहीं। तुम मेरे मुकद्दर में लिख दी गई हो, अभी नहीं बहुत है पहले से।
तुम खुद भी खुद को इस बंधन से जुदा नहीं कर सकती। तुम मेरी जिंदगी का वो नायाब तोहफा हो जिसे खुदा ने मेरी जिंदगी में भेजा है। थोड़ी देर दुआ को शिद्दत से निहारते के बाद वो परछाई वहां से गायब हो जाती है, जैसे वो वहां थी ही नहीं। जितनी तेजी से वो परछाई दुआ के कमरे में दाखिल हुई थी उतनी ही तेजी से उसके कमरे से गायब हो जाती है। थोड़ी देर में नोरेज दुआ के कमरे में आता है तो देखते हैं दुआ सो रही है। रूम की लाइट्स भी ऑफ है। वो रूम की लाइट्स ऑन करता है और दुआ के पास जाकर बैठकर उसे जगाते हुए बोलता है, बच्चे उठ जाओ, खाना नहीं खाना क्या आपको? आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। दुआ नींद में कसमासते हुए बोलती है, नहीं मुझे नहीं खाना है, आप लोग खा ले, मुझे भूख नहीं है। नोर्ज दुआ को उठाते हुए बोलता है, प्लीज बच्चा उठ जाए, हमें पता है आप अपना गुस्सा खाने में निकल रही है, अपना गुस्सा खाने में नहीं निकाल सकती, प्लीज उठ जाइए। दुआ दूसरी साइड करवट बदलते हुए बोलती है, मुझे नहीं खाना ना, आप समझ क्यों नहीं रहे, प्लीज आप लोग खा ले। नोर्ज ज्यादा दुआ को फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए वह दुआ की बात मानकर वहां से है चला जाता है। वहीं नीचे डाइनिंग टेबल में सब लोग दुआ के आने का इंतजार कर रहे थे। नोराइज अपना सर निराशा से नीचे करे आ रहा होता है, सब लोग उसे ही देख रहे थे। हाशिम वहीं अपनी चेयर में बैठे हुए बोलता है, ये आप दुखियारी आत्मा की तरह क्यों आ रहे हैं और दुआ कहाँ है? नोट सबको देखते हुए बोलता है, वो सो रही है, उसने मना कर दिया। वो बोल रही है, मुझे भूख नहीं है, और अभी हम उसे ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, इसलिए अभी उसे सोने दे। सबको उसकी बात ठीक लगती है, इसलिए सब लोग शांति से बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन किसी का भी मन बिन दुआ के खाने में नहीं लग रहा था। एक खंडर जैसी जगह में किसी के हाथ बांधकर उसे रखा हुआ था। वो लड़का घुटने के बल बैठा हुआ था, तभी उस जगह में कोई दाखिल होता है और जोर जोर से हंस लगता है। उस शख्स का चेहरा बिल्कुल इमोशनल लेस था। वह उसे बंधे हुए लड़के को देखते हुए बोलते हैं, यूजे फाइनली आज मेरे कब्जे में है, जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, आज वही यूजे मेरे कब्जे में है। जो लड़का बंधा हुआ था वह तिरछी मुस्कुराहट अपने चेहरे में लाते हुए बोलता है, तुम्हें बड़ी ख्वाहिश थी ना मुझसे मिलने की, तो लो मैं खुद ही आ गया तुमसे मिलने, तुम्हारी ख्वाहिश को मैंने पूरा कर दिया। अब तुमने मुझे देख लिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता जो मुझे बिना मेरी मर्जी के देख ले, और तुमने तो मुझे देख लिया तो मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूंगा। यूजे ने ये बात बहुत ही इत्मीनान रिलैक्स से बोली थी, जैसे किसी को मारना उसका रोज का काम हो। यूजे की बात सुनकर वो आदमी गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है, गार्ड्स गार्ड्स इसका काम अभी तमाम करो। उसकी आवाज सुनकर एक भी शख्स अंदर नहीं आता। वो आदमी दोबारा चिल्लाते हुए बोलता, कहाँ मर गए सब के सब? यूजे अपने लबों होंठ पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, तुम्हारे गार्ड्स बिकाऊ हैं, वो सब अब मेरे गार्ड्स हैं। तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेगा, क्यों अपने गले को इतनी तकलीफ दे रहे हो? ये बात उसने बहुत ही इत्मीनान से बोली थी, लेकिन उसकी ये इत्मीनान से भरी बात भी उस शख्स के अंदर डर की लहर दौड़ाने के लिए काफी थी। यूजे उठकर सीधा उस लड़के को एक जोर की किक मार देता है, जिससे वह सीधा फर्श में जा गिरता है। अभी थोड़ी देर पहले यूजे रस्सियों से बंधा हुआ था, वहीं अब वो लड़का रस्सिया से बंधा हुआ था। एक ही पल में पूरी बाजी का तख्ता ही पलट गया था। यूजे उस शख्स के बाल बड़ी बेरहमी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोलता है, मैंने तुझे मना करा था ना कि वह ड्रग इंडिया में मत लाना, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी एक बार की बात समझ में नहीं आती ना। प्यार से मैंने तेरे से बोला था कि उससे लोगों की जिंदगी खराब होगी, तू वो ड्रग्स इंडिया में कैसे लेकर आया? तुझे प्यार के लफ्ज तो समझ में नहीं आते ना, तुझे तो मार के लफ्ज समझ में आते हैं। वो शख्स हंसते हुए बोलता है, ड्रग की बात कौन कर रहा है? जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है, वह मेरे से बोल रहा है कि वह ड्रग इंडिया में नहीं लाना चाहिए। क्या बात है? क्या द ग्रेट यूजे अब सुधरने का सोच रहा है क्या? यूजे अपने लबों में हल्की मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, दिलावर, तुम्हारी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारे बाप की रगों में है। तुम लोगों को एक बात का समझ में नहीं आता ना? तुम लोगों को जिस चीज के लिए मना करा जाए, तुम लोग वही काम करते हो। खाना खानदान ने भी तुम लोगों को इसी वजह से अपने खानदान से बाहर फेंक दिया, लेकिन तुम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वही हाल है तुम लोगों का। खानदान का नाम सुनकर दिलावर अपने चेहरे में मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए बोलता है, सुना है खानदान की इकलौती शहजादी वापस आ गई है। उस शहजादी को अपने कब्जे में करके अपने और अपने बाबा की हर एक बेइज्जती को बदला लूंगा मैं। यूजे दिलावर पर दहाड़ते हुए बोलता है, मैंने पहले सोचा था तुझे कुछ टाइम जिंदा रखूंगा, तुझे बख्श दूंगा, लेकिन जब तूने उस शहजादी पर नजर डाल दी जिसके ऊपर नजर डालने की जरूरत किसी में भी नहीं है, वो शहजादी यूजे की मिल्कियत है, और यूजे को अपनी मिल्कियत पर किसी की भी नजरें बर्दाश्त नहीं। अब तो तेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
अब तुम्हें सीधा यहाँ से कब्र तक की सैर नसीब हो। यूजे अपने पीछे से गन निकाल कर सीधे दिलावर के माथे के बीचों बीच शूट कर देता है। जहां अभी गन की इतनी तेज आवाज होती है वहीं अगले ही पल शांति छा गई थी। यूजे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस कचड़े को इसके बाप के पास भेज दो और हाँ, मेरा मैसेज जरूर पहुंचा देना। यूजे दिलावर की पेन से इसका फोन निकल लेता है। वो गुस्से में बोलता है, लिमिट में दिलावर खान के बाप और खान खानदान से अपने निगाहें दूर रखो, नहीं तो अभी जो तुम्हारे इस बड़े बेटे का हाल बना है, अगर निगाहों को दूर नहीं रखा तो तुम्हारे इकलौते बच्चे छोटे बेटे का हाल भी इससे बुरा करूंगा और सीधा उसे जहन्नम में जगह दिलाऊंगा। तो खान खानदान और अपने नजदीक दूरी इख्तियार बनाना, करे रहना, वरना तुम्हारी निगाहों को फोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना मैसेज रिकॉर्ड कर उसे दिलावर की पॉकेट में डाल देता है। कहते हैं एक कहानी खत्म होती है तो एक नई कहानी की शुरुआत होती है। क्या दिलावर की कहानी यही खत्म होगी या कोई दूसरा आएगा इस खत्म हुई कहानी का इंतकाम लेने? रात के 2 बजे दुआ की अचानक आंख खुलती है। वो अपने रूम से निकलकर सारे रूम के डोर्स ओपन करके देखती है। तभी उसे एक रूम में कोई बड़े आराम से सारे घोड़े गधे जितने जानवर होते हैं सब बेचकर सो रहा था। उसे देखकर दुआ के चेहरे में एक डेविल स्माइल आ जाती है। दुआ रूम के अंदर जाकर बेड में सो रहे शख्स को एक जोर की किक मारती है जिससे वो सीधा जमीन में गिर जाता है। हाशिम गुस्से में अपनी कमर मलते हुए बोलता है, अबे कौन है जिसे सुकून नहीं? 2 साल बाद चैन की नींद सो रहा हूँ। कौन है जिसे मेरी चैन की नींद बर्दाश्त नहीं? हाशिम अपनी आंखें ठीक से खोलता है। उसे अपने सामने दुआ का गुस्से से लाल चेहरा दिखाई देता है। हाशिम बेड में ठीक से बैठते हुए बोलता है, तुझे क्या हुआ? तू क्यों लाल पीली हुई जा रही है? दुआ गुस्से में हाशिम को एक और किक मारती है। बस इस बार हाशिम बेड से नीचे नहीं गिरता। दुआ गुस्से में बोलती है, तू 2 साल से मेरे साथ है और तूने मुझे जरा भी बताने का तकल्लुफ नहीं किया। तू मेरा भाई है। हाशिम तो उसे मुंह खोला देखता रहता है। ये लड़की उसे रात के 2 बजे ये बात बोलने आई थी, वो भी इस तरीके से। यार तू ये बात कल नहीं बोल सकती थी या फिर दिन भर में कभी भी बोल देती। मुंह में गम चिपका रखा था क्या जो रात के 2 बजे उतरा जो तू मेरी नींद हराम करने आ गई? हाशिम फिर से बेड में पसरते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी नींद क्या अब तो पूरी जिंदगी हराम करूंगी। दुआ हाशिम के ऊपर से ब्लैंकेट घसीटते हुए बोली, मैं जिंदगी में तुम्हें मेरी जिंदगी हराम करने दूंगा तब न, जल्दी ही तुम्हें इस घर से रुखसत करूंगा। हाशिम झट से उठकर बेड में बैठते हुए बोला, तुम मुझे रुखसत करोगे? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दुआ के चेहरे में एक डेविल स्माइल आ जाती है। हाशिम दुआ की डेविल मुस्कुराहट देखते हुए बोलता है, देखो तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे निकल दो। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा पर मेरा बहुत कुछ चला जाएगा। उसे दुआ के इस रिएक्शन से डर लग रहा था। दुआ अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ में रखकर अपनी उंगलियां बना लेती है। वो इतनी गोरी थी कि फौरन उंगलियां बन जाती है। हाशिम उसकी ये हरकत देखकर उसका हाथ हटाते हुए पागल हो गई है। क्या क्या कर रही है? दुआ जोर जोर से रोने लगती है। उसकी खूबसूरत नीली आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलना लगते हैं। हाशिम जो अभी तक दुआ की बातों और हरकतों से डर रहा था, वो उसको शांत कराते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरी क्यूटी पाए रो क्यों रही है? प्लीज शांत हो जा।